लाडो, ओ लाडो, अरे कहाँ है तू? मैं अंदर हूँ बाबा। अरे अंदर क्या कर रही है? बाहर आकर देख, मैं क्या लेकर आया हूँ अपनी लाडो के लिए। मैं पढ़ाई कर रही थी बाबा। अब ये तो जलेबी है। अरे वाह बाबा, क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो आप। अरे वो धान का पैसा आ गया ना, अब तेरी फीस भी दे दूंगा कल। नथुराम एक छोटा किसान था। वो अपनी बेटी प्रतिमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। प्रतिमा की माँ की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। उसके बाद से नथुराम ने ही प्रतिमा को बड़े लाड प्यार से पाला था। बाबा, जलेबी बहुत ही बढ़िया थी, सच में मजा ही आ गया। अच्छा बाबा, मैंने रोटी बना दी है, चलो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्यों, तू नहीं खाएगी लाडो? नहीं बाबा, कल मेरी परीक्षा है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी। ये जलेबी भी खा ली ना मैंने। प्रतिमा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो नथुराम ने भी ठान लिया था कि जब तक प्रतिमा चाहेगी वो उसे पढ़ाएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही खेत में काम करते हुए अचानक नथुराम को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। रिश्तेदार प्रतिमा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने बिना कुछ देखे भाले बगल के गांव में एक किसान चंदन से उसकी शादी करा दी। चंदन बारात लेकर आया और प्रतिमा को ब्याह कर अपने घर ले गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। चंदन की माली हालत तो नथुराम से भी गई गुजरी थी। चंदन के पिता नहीं थे और उसकी बूढ़ी माँ के साथ साथ 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी अकेले चंदन पर ही थी। खास बात ये कि रहने के लिए उनके पास बस एक कमरा ही था और चारों लोग उस एक कमरे में ही रहते थे। हालांकि चंदन के पास एक छोटा सा खेत तो था, लेकिन उस पर मकान बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और ये सब कुछ चंदन ने खुद प्रतिमा को शादी के बाद बता दिया। प्रतिमा, ये मेरी माँ है और ये मेरी बहनें कुसुम और लता। हम बहुत गरीब हैं, हम चारों इसी कमरे में रहते हैं और तुम्हारे लिए अलग से कमरा बनवा सकूं, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं है जी, पति का घर औरत के लिए स्वर्ग होता है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। जैसे आप चारों रहते हैं वैसे ही मैं भी यहाँ रह लूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें परेशानी तो होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे जोड़कर जल्दी ही अलग कमरा बनवा सकूं। वो एक छोटा सा कमरा ही प्रतिमा के लिए उसका ससुराल था। शुरुआत में तो 1-2 हफ्ते प्रतिमा को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की और फिर धीरे धीरे उसे आदत हो गई। फिर एक दिन, प्रतिमा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ कहिए ना, क्या बात है? देखो प्रतिमा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे कभी कुछ नहीं कहोगी, पर मैं ये भी समझता हूँ कि वाकई तुम्हें एक कमरे में दिक्कत तो हो ही रही होगी। हमारी नई शादी हुई है और एक ही कमरा होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा वक्त भी नहीं दे पाते, लेकिन अलग कमरा बनवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊं, वहां जाकर अच्छी कमाई होगी तो अलग कमरा जल्दी बनवा सकूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं खुश हूँ, सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मत जाइए मुझे और अपने परिवार को छोड़कर। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ प्रतिमा। यहाँ गाँव में अब कुछ नहीं रखा, मैं शहर जाकर फैक्ट्री में काम करूंगा तो अच्छा पैसा भी मिलेगा और यहाँ मेरे ना होने से थोड़ी जगह भी मिल जाएगी तुम सबको। पर आपके बिना। जानता हूँ कि कुछ सालों के लिए हम दोनों को दूर रहना पड़ेगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो सब ठीक कर दूंगा, विश्वास करो मेरा। वैसे भी प्रतिमा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। चंदन फैसला कर चुका था। प्रतिमा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो भी जानती थी कि चंदन ठीक कह रहा है, इसीलिए उसने चंदन को नहीं रोका। चंदन अपना सामान लेकर शहर चला गया। चंदन हर महीने घर के लिए पैसे भेजता था, पर वो पैसे घर की जरूरतों के हिसाब से कम ही पड़ जाते थे। फिर एक दिन, अरे लता, क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? भाभी, हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो सही। पता है भाभी, आज कुसुम दीदी का जन्मदिन है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि उनके लिए कुछ कर सके। अरे वाह, आज कुसुम का जन्मदिन है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम दोनों मिलकर उसके लिए हलवा बनाते हैं। दोनों ननद भाभी ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब लता प्रतिमा से अपने दिल की बातें कर रही थी। बातों बातों में लता ने प्रतिमा को बताया कि उसे और कुसुम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन चंदन की इतनी कमाई नहीं थी कि वो दोनों बहनों को पढ़ा सके। ये बात सुनकर प्रतिमा को बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब वो खुद भी पढ़ेगी और अपनी दोनों नंदों को भी पढ़ाएगी। अगले ही दिन से प्रतिमा ने अपने उसी एक कमरे के ससुराल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर का काम चंदन की माँ और बहनों ने संभाल लिया और धीरे धीरे प्रतिमा सारा दिन ट्यूशन पढ़ाने लगी। वो बाकी बच्चों के साथ अपनी दोनों नंदों को भी पढ़ाती। और फिर एक दिन, भाभी आप क्या पढ़ रही हो? लता, ये यूपीएससी की किताब है। मैं हमेशा से पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे बाबा का देहांत हो गया और मेरा सपना बस एक सपना ही रह गया। अब जब ट्यूशन से ठीक ठाक कमाई हो रही है तो सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता भगवान मेरा साथ दे दे। भाभी, आपको जरूर परीक्षा देनी चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि आप कलेक्टर बनो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम देखना, मैं दिन रात एक कर दूंगी और कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। प्रतिमा कसम खा चुकी थी, उसने खुद को दिन रात पढ़ाई में झोंक दिया। प्रतिमा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसकी सास और उसकी दोनों नंदे भी जुट गई। वो तीनों पूरी कोशिश करती कि प्रतिमा को कम से कम काम करना पड़े ताकि वो पढ़ाई पर जोर लगा सके। सबकी मेहनत रंग लाई और प्रतिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली। प्रतिमा ने जो ठाना था वो कर दिखाया था। वो अब आईएएस बन चुकी थी
ट्रेनिंग पर जाने से पहले चंदन प्रतिमा से मिलने आया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हो रहा था। फिर ट्रेनिंग के ठीक 1 साल बाद प्रतिमा को नियुक्ति मिल गई। उसे रहने के लिए एक शानदार बंगला मिला। प्रतिमा उस बंगले में अपने पूरे परिवार के साथ रहने आई। डिप्टी कलेक्टर साहिबा, जरा सुनिए। जी कहिए। भाई, अब मैं शहर में मजदूरी नहीं करूंगा। डिप्टी कलेक्टर का पति मजदूरी करता अच्छा थोड़ी लगेगा। मैंने सोचा है कि मैं यहीं एक दुकान खोलूंगा और शहर से लाकर यहाँ पढ़ाई की किताबें बेचूंगा। बहुत अच्छा आइडिया है जी। प्रतिमा और चंदन बात कर ही रहे थे कि तभी कुसुम और लता उनके पास आई और बोले, भाभी, आपने अपनी मेहनत से वो करके दिखाया जो सोचा था, और अब हमारी बारी है। हम भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है ना? चलो, अब रात बहुत हो गई है, जाओ अपने अपने कमरों में जाकर सो जाओ। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सरकार की तरफ से मिले उस बंगले में कई कमरे थे, लेकिन फिर आधी रात के वक्त, भाभी भाभी आप सो गई क्या? अब नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। आ जाओ लता, अंदर आओ। अरे कुसुम भी है साथ में, क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? भाभी, हमें उन बड़े बड़े कमरों में अकेले नींद नहीं आ रही है। यहाँ भी वही हाल है। चलो, मैं सबके बिस्तर यहीं लगवा देती हूँ, सब फिर से एक कमरे में ही सोएंगे, शायद तभी सबको नींद आएगी। वक्त और हालात बदल गए थे, लेकिन प्रतिभा अब भी पहले जैसी ही थी। शानदार बंगले में रहने के बावजूद अब भी प्रतिमा को अपना एक कमरे का ससुराल ही भाता था।